बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबान अवान और मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सनाउल्लाह। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अफसोसनाक खबर से। हमारे साथ मौजूद होते हैं तजिया नगार अनीक नाजी साहब। उनके वालिद जो है नज़ीर नाजी, वो इंतकाल कर गए हैं और वो भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है और पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेज़र्स के चेयरमैन भी रह चुके हैं। और उनकी सहाफ़ती खिदमात के तरफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। मरहूम नज़ीर नाजी की नमाज जनाजा जामे मस्जिद मदीना F2 जौहर टाउन में नमाज ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। और सियासी और समाजी शख्सियात ने नज़ीर नाजी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया है। सुनो पाकिस्तान और सुनो न्यूज़ भी इस गम की घड़ी में सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता है और ये दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम की रूह को जवार रहमत में जगह अता करे और गमज़दा ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। बहुत बड़ा ये लॉस है जी। इस गम की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ बात करते हैं तहकीक की और नरम लहजे की बात करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कामयाबी की ज़मानत है ये नरम लहजा और इससे बहुत से फ़ायदे आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। बहुत से लोग जो कि सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, उनको ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर पर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आप कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो मैं तो इस पर एक शेर भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी जी। नर्म लहजे में तहम्मुल से ज़रा बात करो, नर्म लहजे में तहम्मुल से ज़रा बात करो, फिर बसिद शौक सरेआम मुझे मात करो। मैं रिवायात से बागी तो नहीं हूँ, लेकिन तुमसे मुमकिन हो तो तब्दील ख्यालात करो। तो क्या बात है, ये शेर लिखा हुआ था, मैंने कहा ये नरम लहजे पे सूट कर रहा है तो मैं वो भी पढ़ दूँ। तो होता कुछ यूँ है कि वाकई मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ और मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी कहीं ना कहीं अपने लहजे को मज़ीद नरम करने की ज़रूरत है। ये सेगमेंट रखा ही हमने आपके लिए क्योंकि इमरान कहीं ना कहीं हम लोग बहुत हार्श हो चुके हुए हैं, पता नहीं हालात की वजह से, मुल्क की हालात की वजह से, और ये सारे जो मामला हमारी ज़िंदगी में जो हमें इफ़ेक्टिव करते हैं, जिससे हम इफ़ेक्ट होते हैं, वो हमारे लहजे पर और हमारे दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम थोड़े से हो गए हुए हैं, बहुत से सख्त मिजाज, लेकिन हमें नर्म मिजाज होना चाहिए। मामला बहुत से हल हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि इस दुनिया में कितने ज़्यादा मसाइल हैं हर बंदे को, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में देखें तो महंगाई उरूज पर है, बिल्कुल, वो सेहत की सहूलियात अच्छी नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नहीं है। तो ये सारा एंगर इकट्ठा होता है तो इंसान जो है ना वो सख्ती में आ जाता है। कुछ लोग ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रश है, तो वो नरम लहजा अपना किस तरह से रखे, लेकिन फिर भी आपने नरम लहजा कोशिश करें कि रहे। तो होता कुछ यूँ है कि हर चीज़ के पीछे वजह होती है। इसके पीछे वजह यह है कि अमेरिकी यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया है कि सोशल स्टेटस और मैरिड लाइफ को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो नर्म और धीमे लहजे में आप गुफ्तगू करना सीख लें, इसको अपनी आदत बना लें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की जानिब से एक तहकीक की गई है जिसमें 22 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 3000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया है और इन अफराद को मर्द और ख़वातीन की आवाज़ में मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सुनाई गई हैं। इन ऑडियोज़ में एक ही जुमले को मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ पर रिकॉर्ड किया गया था और जब उनसे सवालात किए गए तो मालूम हुआ कि नरम लहजे में बात करने वाले मर्द या ख़वातीन को ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा काबिल एहतराम और कामयाब तस्वुर किया जाता है। बिल्कुल, तहकीक में ये भी पता चला है कि ख़वातीन और मर्द दोनों ही नर्म लहजे वाली आवाज़ों को देरपा और मजबूत रिश्ते के लिए ज़्यादा पुरकशिश तस्वुर करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें तो अगर आप कहें जाओ पानी लेके आओ तो हम नहीं लेके आएंगे, अगर प्लीज़ पानी ला दें तो हम लेके आएंगे, या फिर कहेंगे ये क्या किया है तो गुस्सा आएगा, ये क्या किया है तो गुस्सा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी सीखूँ और मैं भी इस तरह हूँ, और इमरान आपसे भी कहूँगी कि हमें इस तरह से होना चाहिए, नर्म लहजा हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम का जब जिक्र आए तो मल्लिका कौसार मरी का जिक्र कैसे नहीं आ सकता, जहां बर्फबारी ने वादी के हुस्न को दुबाला कर दिया है, मजीद खूबसूरती में इजाफा हो गया है और वहां पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदा अतीक अब्बासी वहां पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अतीक, बताइएगा कैसा मौसम है मरी का? बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि मलका कौसार मरी में जैसे ही आज सुबह हुई और सूरज की पहली पहली किरणें जब आसमान से उतरी, इस बर्फबारी के ऊपर पड़ी तो ये मोतियों की तरह चमकने लगी। सुबह के वक्त गो के मलका कौसार मरी में इतने सयाह नहीं होते, सयाह जो हैं वो तकरीबन 12 बजे के बाद अपने कमरों से निकलते हैं, लेकिन जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से रात का सफ़र करके सुबह सवेरे मलका कौसार मरी पहुँचते हैं वो तो
कुदरत के इस अला सुबह के जो नज़ारे हैं धूप के साथ, इनको भरपूर एंजॉय करते हैं, अपनी सेल्फीज़ बनाते हैं, जो मौजूद बर्फ़बारी है उससे एंजॉय करते हैं। मलका कौसर गो के 2 दिन पहले जो मौसम ने अंगड़ाई ली, इस पे गुज़िश्ता रात भी जो है वो बर्फ़बारी हुई, लेकिन आगे महकमा मौसमियात जो है अब मौसम साफ बता रहा है। लेकिन मलका कौसर के अंदर मौजूद जो बर्फ़बारी है वो भी अब भी सियाहों के एंजॉय करने के लिए काफ़ी है। और मलका कौसर मरी आए हुए सयाह जो हैं इस बर्फ़बारी से और कुदरत के हसीन नज़ारों से इस खूबसूरत मौसम के अंदर भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जी, अतीक अब्बासी की आपने ये रिपोर्ट देखी है जिसमें वो बता रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो एंजॉय करने के लिए वहाँ पहुंची। वहाँ एक और मसला भी है, वहाँ पर पार्किंग के बड़े मसाइल हैं, ओवर चार्जिंग की जा रही है, ज़्यादा पैसे। पार्किंग के अलावा वहाँ पर जब भी ये सयाहों की आमद होती है तो वहाँ के जो लोग हैं, जो रिहायशी हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वो उनका सलूक अच्छा नहीं होता। मलका कौसर मरी का जो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी जाते हैं मरी, लेकिन क्योंकि वो सस्ती तफरी है, बिल्कुल करीब तरीन है और जा सकते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर। इतने मुश्किल हालात में जहाँ पर मुल्क में कोई एंटरटेनमेंट नहीं रही, वहाँ पर लोग अपने आप खुश रखने के लिए कोई एंटरटेनमेंट जो है वो मरी से जाकर ढूंढते हैं। तो उम्मीद है कि वहाँ के लोग जो हैं वो थोड़ा जेंटल बिहेव करेंगे और लोगों के साथ, सयाहों के साथ अच्छा और सुकून से पेश आएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं जी। PSL में कराची किंग्स की जानिब से खेलने वाले कौमी फास्ट बॉलर हैं हसन अली, अपनी दिलचस्प और शरारत भरी वीडियोस की वजह से हमेशा बहुत फेमस रहते हैं। इनके डांस बड़े मशहूर हैं। क्या बात है, एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं हसन अली। हम कोशिश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि हमें खेल में भी ऐसे एंटरटेन करें। हम दुआ करते हैं कि ऐसे ही आप परफॉर्म करें और थोड़ी सी मेरे ख्याल से एक्सेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है। बहरहाल वो हसन अली बॉलर तो बहुत अच्छे हैं जी, और साथ ही साथ वो जैसे कहते हैं ना माहौल बनाई रखते हैं, वो टीम का दिल भी लगाई रखते हैं। और मेरे ख्याल में जो लोग परवाज में शामिल थे उनका भी दिल लगा के रखा है। प्रोग्राम में जी आगे बढ़ लेते हैं और आगे हम बात करते हैं हुकूमत साजी की। तो पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेफाक के बाद -2 के साथ PDM-2 इत्तेहाद अब सामने आ गया है। इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, काफ लीग और IPP शामिल होंगे और मामला तय होने के बाद अगला मरहला शुरू हो गया है। आईनी ओहदों पर नामजदगियों के लिए सियासी जमातों ने सर भी जोड़ लिए। पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुज्तबा शुजा और डेप्यूटी स्पीकर के लिए जहीर के नाम सामने आए हैं, उन पर इत्तेफाक किया गया है। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए भी मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत का और हुकूमत साजी के लिए पहला मरहला तो खुश असलूबी से तय पा गया है, मगर अगले मरहले पर मजीद सख्तियाँ क्या सामने आ सकती हैं। कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान गैर फितरी रिलेशनशिप कितनी देर तक चलेगा और दोनों जमातें अपने अपने सियासी मफाद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। तो प्रोटेक्ट करते करते हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी है या जरूरत, क्या समझते हैं आप? ये दोनों चीजें हैं। पीपल्स पार्टी की पहली ख्वाहिश थी कि वो PTI के साथ हुकूमत में जाती या उनके साथ कम अज कम हुकूमत बनाती, और ये ख्वाहिश उन्होंने पब्लिकली की थी। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर आज़ाद, उस वक्त वो आज़ाद थे, अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गए हैं, तो वो अगर हुकूमत बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाएं। अब देखिए, पीपल्स पार्टी को पता था कि अगर हमारा कोई निभाव बन सकता है PTI के साथ तो हम निकल जाएं उधर, लेकिन वहां से इमरान खान साहब ने जीरो कर दिया। हालांकि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के पास लोग भिजवा दिए जब उनका धांधली पे बयान आया था, लेकिन जाहिर है कि वो भी बात आगे नहीं बढ़ी और मौलाना फजलुर रहमान भी बीच में रह गए। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, चूंकि ये तो मैं तो बड़े दिन से कहता आ रहा था जब से ये हुकूमत जाने वाली थी कि ये लड़ेंगे और फिर दोबारा इकट्ठे होंगे। मजबूरियों का सौदा है ऐसे। और दोनों वापस आके बैठ गए हैं। अच्छा, PDM-2 आ रही है। PDM-1 का जो रिएक्शन था, तजुर्बा था अवाम का, वो बहुत बुरा था, बड़ा बैड रहा। अब PDM-2 कहते हैं 2.0 आ रही है और शहबाज शरीफ कहते हैं जहां से PDM टूटी थी वहीं से दोबारा इसका आगाज किया जा रहा है। तो क्या समझते हैं, कितनी मुश्किलात होंगी मजीद? मेरा ख्याल है PDM पे नाम तो मीडिया ने दे दिया जब उसके सरबराही उस हुकूमत में शामिल नहीं, यानी मौलाना फजलुर रहमान, उनकी पार्टी, वो बस मिस कर चुके, वो जज्बात की रोह में बह गए, गुस्से में आ गए। और बलूचिस्तान के लिए भी उन्होंने PMLN के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, बल्कि कल जब बात की तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में अपना मामला
आधी आधी वजारत आला पे तय कर चुके, 2.5 साल करेंगे, और मरकज में भी तय हो गए। अब फर्क ये आ रहा है इस दफा, गो के पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी, सदर उनके होंगे, चेयरमैन सेनेट उनके होंगे, डिप्टी स्पीकर उनका होगा। इशू ये होगा कि वो कैबिनेट में नहीं आ रहे और वो पीएमएलएन के ऊपर एहसान भी जता रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जी आप अपनी मर्जी से काबीना तश्कील दें, फैसले करें, हम आपके साथ होंगे। अब ये देखना होगा कि शहबाज शरीफ साहब जब अपनी काबीना बनाएंगे वो किन लोगों को लाएंगे, क्योंकि इतलात यही है कि वो टेक्नोक्रेट प्लस पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएंगे जी। उसके अंदर मिक्स ब्लेंड होगा। अच्छा, वो पहले हम तजर्बे देख के जो अवाम की चीखें निकली उन्होंने रिजल्ट में निकाली। जाहिर है कि वो जो पीएमएलएन का बयानिया था जो 9 अप्रैल तक बहुत आगे था, 9 अप्रैल 2022 तक, वो पीछे चला गया और वो कहते रहे कि जी हमने सियासत अपनी खराब की, रियासत बचा ली। चलें जी, अब आपने रियासत जैसी भी बचाई तो अब अवाम को भी बचा लेना रियासत के साथ साथ। बिल्कुल। तो ये उनकी काबीना बताएगी कि वो किस मूड पे जा रहे हैं। अगर आप 84 की काबीना रखे हुए हों और आप कहें कि हम किफायत शारी की मुहिम चलाए हुए हैं, तो लोग नहीं मानते, लिहाजा लोगों ने नहीं मानी ईएम की गवर्नमेंट। अब जो नया सिस्टम शुरू होगा वो काबीना से जाहिर होगा और क्या इम्कानात होंगे आईएमएफ के साथ फॉरेन डील करने के और बैरूनी इन्वेस्टमेंट। ये पहले 3 महीने में हमें आप सबको पता पहले चल 3 जाएगा महीने कि में मूड काफ़ी क्या पिक्चर चल रहा आपके है। ख्याल में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर पंजाब की बात करें राना साहब, तो बताइए मरियम नवाज क्या आपके ख्याल में एक बेहतरीन चॉइस थी वज़ीर आला पंजाब के लिए? और शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ा काम किया, शहबाज स्पीड का नाम भी हमने एक टर्म सुनी हुई थी, लेकिन बुज़दार और बुज़दार प्लस और वसीम अकरम प्लस की भी हमने टर्म सुनी है। तो मरियम नवाज को आप कहाँ रेट करते हैं? देखिए, मरियम नवाज ने पॉलिटिकली पहले अपने आप को साबित किया। जब जबर के दिन थे तब वो खड़ी रही और अपनी पार्टी को अपने वालिद के साथ और फिर लोगों के साथ एक मिक्स किया और उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ काम किया। उनको 2-2 दफा अरेस्ट किया, इमरान खान साहब उनके ऊपर फिक्रे भी कसते रहे, वो मैदान में मौजूद रही। वो मैदान था सियासी। अब उनके पास इंतजामी मैदान आ गया है, यानी चीफ मिनिस्टर वो बनने जा रही हैं। तो यहाँ पे भी एक इम्तिहान होगा कि वो कैबिनेट किस किस्म की सिलेक्ट करती हैं और लोगों के रिलीफ के लिए क्या इकदाम करती हैं। अब आपको और हमें ये पता है, एक छोटी सी बात मैं कर लूं कि रिलीफ हो, लोगों को सहूलियात देनी हो, उसमें पीएमएलएन का सानी नहीं। लेकिन इस इलेक्शन ने आम आदमी ने जिस तरह वोट किया है, उनके नजदीक कोई वैल्यू नहीं रखी गई कि आप मार धाड़ की फिल्म चलाएं, गपशप करें, लोगों को बयानिए पे ले जाएं बगैर डेवलपमेंट के। क्योंकि पीटीआई ने तो, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं कि पौने 4 साल में कोई ऐसा काम मरकज में नहीं किया और पौने 10 साल में केपी में उन्होंने 90 अरब से 980 अरब रुपए का कर्ज चढ़ाया। और आप उनसे पूछ लें और बता दें, मुझे भी बता दीजिएगा कि उन्होंने वहां केपी में क्या किया, लेकिन लोगों ने वोट दिया उनको। पीडीएम ने भी बहुत ज्यादा चढ़ाया है, वो तो फिर ये मामला पाकिस्तान में चलता ही आ रहा है। ये बताएं कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, अंदर की खबर क्या है? मैं आपको एक कंपैरिजन दे रहा हूँ कि अगर आपने कुछ बनाए हैं, पैसे कर्जे के लिए हैं, तो लगाए कहाँ। क्वेश्चन ये था, आप उसको कंपैरिजन पे चले जाएं तो उसके ऊपर तो बहुत कुछ गुफ्तगू हो सकती है। इशू ये है कि जो आपने खर्च किया आपने नहीं किया ना, लेकिन लोगों ने आपको वोट किया। तो मैं लोगों के वोट के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज के लिए ये दोनों चीजें सामने होंगी कि आप डेवलपमेंट भी करें, आप प्रोजेक्ट्स भी लगाएं, लेकिन लोगों को साथ लेके चलें। बिल्कुल खास चैलेंजेस का सामना होगा मरियम नवाज साहिबा को। ये उनके लिए एक मसला होगा जी। वो कैसे ओहदा बरा होती हैं, वो भी हमें यही देखना होगा कि वो कैबिनेट कैसे बनाती हैं, पंजाब में परफॉर्म कैसे करती हैं। पॉलिटिकली उन्होंने किया है, उसमें कोई शक नहीं। चेयरमैन सेनेट कौन होगा, अंदर की खबर क्या है? नहीं, देखें, वहां पे पीपल्स पार्टी कोई खातून कह रहे हैं शायद उनको ले आए, वरना यूसुफ रजा गिलानी हैं। अगर वो कौमी असेंबली की सीट छोड़ना चाहते हैं तो वो सेनेटर अभी अगले 3 साल उनके तो मौजूद हैं, वो चेयरमैन बन सकते हैं। हो सकता है अब जो सेनेटर आएंगे उनमें पीपल्स पार्टी की, क्योंकि वो आना इस पीपल्स पार्टी के साथ है, आपस में तय हुआ है उनका। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है वो पीएमएलएन का आएगा। तो वो उन्होंने खुद फैसला करना है, जो अभी उनके पास टाइम मौजूद है, क्योंकि स्पीकर का फैसला हो चुका। वो कौन? जैसे कि भाई वो पीएमएलएन ने लाना है, तो वो अगर जुमेरात इतवार को सेशन होता है तो पीर को स्पीकर नया मुंतखब होगा। अभी तक तो अयाज सादिक नंबर 1 पे चल रहे हैं कि पहले उन्हें तजर्बा भी है और उस वक्त भी वो पीटीआई की अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी की अपोजिशन के साथ चलते रहे हैं और जाहिर है एक तजर्बाकार मौजूद है। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी का नाम इसलिए आ रहा था कि वो स्पीकर भी रह चुके, वजीर आजम भी रह चुके, तो वहां पे वो बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं और पहले भी कैंडिडेट बनाया गया। ठीक है राणा साहब, ये बताइएगा, ये जो गवर्नमेंट जब फॉर्म होने जा रही है उससे पहले ही शुकूक व शुबहात जो है क्रिएट किए जा रहे हैं और ये तासुर दिया जा रहा है जैसे ये गवर्नमेंट जो है वो चलने वाली कोई नहीं है, ये 6-8 महीने के बाद ये गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी।
आपकी क्या इस पर टेक है? और ये बताइए कि ये जो गैर फितरी इत्तेहाद कहा जा रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस इत्तेहाद को, ये चल सकेगा आपके ख्याल में? मुझे नहीं समझ आई गैर फितरी इत्तेहाद किस बुनियाद पे कहा जा रहा है, क्योंकि सियासत तो है ही इसी चीज का नाम। आप मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई को सोचते थे कि वो बैठ जाएंगे, ऐसे अभी ही इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन बैठना, सियासत है ही मुमकिनात का खेल, ऐसा नहीं है। हाँ, तीर वो से क्या शेर का करेंगे, शिकार करना कैसे था। करेंगे, वो सियासत की गुफ्तगू होती है। वो हमेशा से, जब आप चौधरी परवेज इलाही के बारे में और शेख रशीद के बारे में इमरान खान क्या कहा करते थे, किसी ने पूछा, ये चलता है, हम और आप मीडिया पे चलाएंगे ये बयान मौलाना कि जी वो फजलुर इस रहमान के दफा बारे में भी इलेक्शन वो में बहुत क्या कुछ कह कहते रहे थे। थे, सब कुछ। तो ये सियासत में आप इस बात को भूल जाएं कि हम उन्हें आईना दिखाएंगे और वो कहेंगे कि हो यार ये तो बड़ी शर्म की बात है। ये नहीं होता। सियासत इसी चीज का नाम है कि आपको अपने अपने मकासद हासिल करने हैं। और मेरा ख्याल है इनमें से जितनी सियासी मजहबी जमातें इलेक्शन लड़ने आती हैं, वो आपको और हमें कुरान पाक पढ़ाने के लिए नहीं आ रही होती, तावीज देने के लिए नहीं आ रही होती। वो सब हमें ये दिखाती हैं, बताती हैं कि हम आएंगे इक़्तिदार में तो हम आपके साथ ये अच्छा कर सकते हैं। ठीक। अभी तक तो हम बहुत बुरे पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। अल्लाह करे कि जो कह रहे हैं 6 महीने 1.5 साल आप ज़हन में रखें, 2/3 अक्सरियत भी इस मुल्क में नहीं चली पूरी, ऐसा ही है। तो 16 महीने भी चले और शहबाज शरीफ में इतनी बिल्कुल वो है कि वो बातचीत के जरिए लोगों के साथ चल सकते अच्छा हैं। राना मेरे साहब, ख्याल में ये बताइएगा कौम मियां का नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने खामोश अचानक से क्यों हो गए हैं? क्या वो बहुत दिल बर्दाश्ता हैं? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज किया है, मरियम नवाज अगर पंजाब में अच्छी गवर्नमेंट कर लेती हैं तो क्या वो पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर हो सकता है? देखें, यही तो आपके और हमारे सवाल हैं कि इनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, गवर्नेंस क्या होगी, और नवाज शरीफ पीछे बैठ के क्या कर रहे होंगे। क्योंकि नवाज शरीफ तो जाहिर है एक बड़े क्लियर माइंड में थे कि सादा अक्सरियत मिलती है तो हुकूमत करना भी ठीक होता है और लोगों से बातचीत, और दुनिया में भी आप एतमाद के साथ जाते हैं। तो उन्होंने अपने भाई को आगे कर दिया कि नहीं, इस उसमें ना शहबाज शरीफ ही जाएं 16 महीने में। हालांकि वो खुद 2014 में उन्होंने सारी अपोजिशन को अपने साथ मिलाया था इमरान खान के धरनों के बाद, और उन्होंने जब तक वो वजीर आजम रहे 2017 तक, वो अपोजिशन जो पीपल्स पार्टी थी, दीगर जमातें थी, उनको साथ लेके चले। उसमें मौलाना फजलुर रहमान भी उनके मुखालिफ थे, लेकिन उन्होंने उनको भी सबको बिठाया, लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था कि ये साथ से चले गए तो ये हुकूमत गई। ये वो एहसास है जिसकी बुनियाद पे लोग कहते हैं जी ये 16 महीने चलेगी, ये 18 महीने चलेगी। लेकिन जो साहब सबसे ज्यादा फैसल वावडा ये बात करते हैं, वो तो कहते थे 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आएंगे ही नहीं। नहीं, वो कहते थे नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे ही नहीं। लिहाजा हमारे यहाँ अभी वो ये कह रहे हैं कि ये लूली लंगड़ी हुकूमत है, 6 महीने सजा नहीं चलेगी। आप क्या समझते हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि ये चूरन बिकता है पाकिस्तान में, और एक अच्छी अपोजिशन तकड़ी मौजूद होगी। मेरे ख्याल में शायद हुकूमत चलने की एक बड़ी वजह होगी कि कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में एक तकड़ी अपोजिशन मौजूद होगी, जिसकी वजह से लोगों को परफॉर्म करना पड़ेगा, चाहे वो पंजाब मरकज में हो या सूबे में। अदरवाइज उनको पता है कि हमारे बिल्कुल ऊपर आई खड़ी है अपोजिशन, जो इक़्तिदार इलेक्शन की सूरत में किसी भी वक्त ले सकती है। तो परफॉर्मेंस ही वाहिद इलाज होगा कि आप लोगों को खुश कर तो रखें। पीटीआई को ये बताइए, पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं क्या वो मिल पाएंगी? क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हो रहे हैं, और उसके बाद क्या आपको क्या लगता है कि वो मखसूस नशिस्तें हासिल कर पाएगी? इसके अंदर दो है। एक ये कि उन्होंने रात गए जमा करा दिया है कि जी हमें नशिस्तें दी जाएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने। कानून में उनकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई मखसूस नशिस्त के लिए नाम नहीं दिया था। कानून में यह है कि अगर आपने 1-2 नाम दिए हो तो आप 25 भी जीत जाएं तो आपको ऐड मिल कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन पहला फैसला करेगा। पेशावर हाई कोर्ट में कल मैं अली जफर साहब को सुन रहा था तो वो कह रहे थे हम जा चुके हुए हैं। ये फैसला जाके अदालतों में होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई शाखे जैतून, जब वो लेना भी नहीं चाह रहे, आप देख रहे हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल रहे हैं कि ऐसे में दबाव में कोई उनको इस तरह पकड़ाएगा कि जी कानून में गुंजाइश नहीं है, हम आप पे मेहरबानी करते हैं। कानून में गुंजाइश नजर नहीं आ लेकिन रही। मुझे क्या लगता नहीं पीटीआई एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करेगी, नहीं करेगी? बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इलियास राना साहब, और वो बता रहे थे सियासी हालात के बारे में अपने तज्जिया पेश कर रहे थे, मुल्की हालात के बारे में कह रहे थे कि 1.5 से 2 साल तक मामला थोड़े सख्त हैं, उसके बाद थोड़ी आसानी नजर आएगी। तो आप लोग तैयार रहें, मुल्की हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अमेरिका, तुर्की और चीन समेत दुनिया के अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक सदारती निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हमारे यहाँ माजी में होने वाले कुछ तल्ख तजुर्बात के बायस अवाम आज भी सदारती निज़ाम को आमरीत की ही एक शक्ल समझते हैं, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है।
सदारती निज़ाम भी पार्लिमानी निज़ाम की तरह जमहूरी निज़ाम का ही हिस्सा है, फ़र्क सिर्फ इख्तियारात की तकसीम है। वतन अजीज़ में एक बार फिर इन मुख्तलिफ निज़ाम हाय हुकूमत पर बहस इस वक्त जारी। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सिफारतकार हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर जमील अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ ममालिक में काम किया, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ आपने काम किया। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम हुकूमत को आप कैसा देखते हैं, कितने मुतमईन आप इससे? देखिए, निज़ाम हुकूमत में तो कोई इतना झोल नहीं है, लेकिन इसके चलाने में बहुत ज़्यादा झोल है। और जो झोल इसमें है निज़ाम हुकूमत में, जो हमारे मुल्क में है, क्योंकि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ कौमियतें रहती हैं रीजनल लिहाज से, और ट्रस्ट डेफिसिट हमारे मुल्क में ज़्यादा है। हमारा मुल्क होमोजेनियस नहीं है, जैसे आप टर्की की मिसाल ले रहे हैं, ज़्यादातर होमोजेनियस मामला है वहाँ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें ऐसा निज़ाम प्रेसिडेंशियल हो या पार्लियामेंट्री निज़ाम हो, उसमें ज़रूरी है कि सारों का हिस्सा बराबर हो। अब इस पार्लियामेंट्री निज़ाम में क्यों आबादी के लिहाज से MNAs की सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है? पंजाब में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। पंजाब में तो सदारती निज़ाम को अगर थोड़ा सा रिव्यू करके वो कर लिया जाए और बाकी सूबे उस पर मुतमईन रहें अपनी रिप्रेजेंटेशन पे, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सदारती मामलात हमारे ऐसे मुल्क के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि दूध का जला वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो हमारे मुल्क में कोई तजर्बा सदारती निज़ाम का भी अच्छा नहीं रहा। मुल्क तो लख्त हो गया, बाकी मामलात रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि नहीं है कि सदारती निज़ाम कोई बुरा है। इसका मतलब एशिया की अगर बात करें तो यहाँ इन ममालिक ने ज़्यादा तरक्की की है जहाँ सदारती निज़ाम रहा। मतलब अगर हम बात करें चीन की, अगर हम बात करें तुर्की और मलेशिया की, तो वहाँ पर सदारती निज़ाम से ही कामयाबियाँ आई। आप नहीं समझते कि ये मिसालें जो हैं ये हमारे लिए भी बेहतर हैं? जी हाँ, हमारे लिए यकीनन बेहतर है। और हमारे लिए, क्योंकि वहाँ अब इसमें दो किस्म की बातें आ जाती हैं ना। एक तो ये आ जाती है कि हमारा अगर इस निज़ाम के तहत सदर हम चुनना शुरू कर दें, तो सुबह पंजाब के अलावा कहीं का कोई सदर हो ही नहीं सकता। अगर अभी जो मौजूदा आप देखती हैं डिस्ट्रीब्यूशन और मौजूदा जिस तरह आप पार्टीज की पोजीशंस देखती हैं, अब वो भुट्टो वाला जमाना तो गया नहीं, कि रहा नहीं कि चारों सूबों से उनको वोट मिलते थे। अब तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये तमाम पार्टियां ज्यादातर अपने अपने सूबे में सुकड़ के आ गई हैं, 2-4 सीटें इधर और उधर, माँ सिवाय एक पार्टी के जो कि अभी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो चल रहे हैं आगे। तो उस लिहाज से पहले तो ऐसे निज़ाम को इस तरह हमें दोबारा तरतीब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर बेशक सदारती निज़ाम कर लें, उसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे कर लें, यानी कि जितने जिसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत वोट मिले उस परसेंटेज के हिसाब से दे दें। लेकिन जिस तरह सेनेट के लिए है कि मुख्तलिफ सूबों का प्रोपोर्शन उसके सेनेटर्स को सिलेक्ट करने के लिए दिया गया है, उसमें तादाद की कदगन नहीं है, उसमें सीटों की कदगन है। तो लिहाजा अगर पंजाब के लिए एक मखसूस कर दिया जाए कि इतनी पंजाब से वोट जो मिलेंगे वो इससे ज्यादा, मतलब ये है कि 1 लाख पर अगर वहाँ काउंट होगा कि जी 1 लाख पर हमें 1 वोट मिलेगा, तो बलूचिस्तान में जाहिर है हमें 10,000 पे 1 वोट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो तनासुब आपने बिल्कुल ठीक बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक तो है पार्लिमानी निज़ाम, एक सदारती निज़ाम और एक है इस्लामी निज़ाम। आपने मुख्तलिफ ममालिक के निज़ाम को स्टडी भी किया है। ये जो पार्लिमानी निज़ाम है या फिर सदारती निज़ाम, इन दोनों निज़ामों में से इस्लामी निज़ाम के करीब कौन सा निज़ाम है? जी, दोनों निज़ाम को आप इस्लामी निज़ाम के करीब रख सकते हैं। उसमें निज़ाम में तो कोई नहीं, वो तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी जो शिकें हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में माँ सिवाय वो शिकें जिसमें कि पार्लिमान को आपने एग्जेक्टिव अथॉरिटी दी हुई है और जो वहाँ लीडर ऑफ द हाउस को एग्जेक्टिव अथॉरिटी दी हुई है, माँ सिवाय ये कि वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी, और उससे मुराद क्या है एग्जेक्टिव अथॉरिटी से, कि सदर जो है वो हेड ऑफ स्टेट भी होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सदर जो है वो तमाम जो मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एयर स्टाफ है, नेवी स्टाफ है, उनको भी अपॉइंट करेगा। अभी ऐसा नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे सिर्फ एक दस्तखत मोहर लगा देते हैं। तो उस लिहाज से सदर वो हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। और पार्लियामेंट का उसको ये है कि पार्लियामेंट सिर्फ लेजिस्लेशन कर सकती है, और पार्लियामेंट का ये है कि सदर वीटो कर सकता है पार्लियामेंट के किसी लेजिस्लेशन को, लेकिन
पार्लियामेंट दोबारा उसको अपनी सुपर वोटिंग से, यानी दोनों पार्लियामेंट मिलके सुपर वोटिंग से उस वीटो को खत्म भी कर सकते हैं। तो चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है इसमें। सिर्फ ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि सदर को या तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कभी अमेंड करते हैं, और करना पड़ेगा, आज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसको दुनिया के तकाजों और मुल्की तकाजों के लिहाज से उसमें अमेंडमेंट्स भी होती हैं, जैसे हमारी भी हुई हैं बहुत दफा। अच्छा, डॉक्टर साहब आपने अमेंडमेंट्स की बात की है, ये बताइए ये जो करंट निज़ाम जो चल रहा है इसकी कमियां और खामियां क्या हैं? अगर इन खामियों को दूर कर लिया जाए तो आपके ख्याल में कि ये निज़ाम भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये डिलीवर कर सकता है निज़ाम? जी हाँ, लेकिन इस निज़ाम को बिल्कुल अगर इसकी खामियों को दूर कर लिया जाए, चेक एंड बैलेंस को दोबारा बेहतर कर लिया जाए, जिस तरह सिविल सर्वेंट्स रूल थे किसी जमाने में कि सिविल सर्वेंट्स को जिसने समझा पार्लियामेंटेरियन ने या पार्लियामेंट्री निज़ाम के तहत, उसको 2 महीने में तब्दील कर दिया, कान से पकड़ के इधर से उठा के उधर बैठा दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उनको प्रोटेक्शन थी लॉ में कि 3 साल के लिए अगर लेके आए हैं तो 3 साल, तो उससे करप्शन भी खत्म हो जाएगी, अकरबा पर भी खबर खत्म हो जाएगी, उससे ये भी खत्म हो जाएगा कि अपने मतलब के फैसले ब्यूरोक्रेट से करवाएं। तो इसीलिए तो सदाती निज़ाम में, क्योंकि एक आदमी को वोट तमाम की तमाम पूरे मुल्क से मिलेगा, उसके पास दोनों पावर होंगे और वो उसपे पार्लियामेंट का चेक भी रहेगा। तो उस लिहाज से एक तो ये है, इसको अगर आप किसी तरीके से प्रोपोर्शनेट वे में कर लें कि सदर को हर सूबे से बारी बारी अगर लगाना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता कि किसी को बिल्कुल मामलात बेहतर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद साहब मौजूद थे और उनका कहना था कि निज़ाम कोई भी हो, वो अगर अपने सही तरीके से चलेगा तो रियासत और आवाम को फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे क्रिकेट की। तो पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी हैं, चौकों छक्कों की बरसात जारी है, विकेटें उड़ाई जा रही हैं। पूरे मुल्क में क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। गुज़श्ता रोज लाहौर और मुल्तान में 2 मैचेस खेले गए। पीएसएल के छठे मैच में कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 155 रन का हदफ 70वें ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कैरन पोलार्ड ने 49 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जबकि ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने 72 रन की इनिंग्स खेली। टी20 क्रिकेट में तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार शुएब जट। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि अभी जो परफॉर्मेंस दी गई है बाबर आजम की जानिब से, कैसा देख रहे हैं आप? पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल जी, हमें सबको मुबारकबाद देनी चाहिए। बाबर आजम पाकिस्तान का नहीं, दुनिया क्रिकेट का एक अहम खिलाड़ी है, बड़ा खिलाड़ी है और कई रिकॉर्ड्स अभी मजीद उन्होंने बनाने हैं। तो ये भी एक बड़ा संगमील है, उन्होंने अबूर किया कम इनिंग्स खेल के। क्रिस गेल और विराट कोहली से कम इनिंग्स खेल के ये जो है 10,000 रन बनाए हैं। लेकिन टी20 क्रिकेट जो है वो स्ट्राइक रेट की क्रिकेट होती है, जहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट बड़ा तगड़ा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उस फहरिस्त को जाके देखें तो बाबर आजम का नाम बहुत नीचे है, 130 का भी स्ट्राइक रेट नहीं है। उन्होंने ये जो 10,000 रन बनाए हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि मॉडर्न डे क्रिकेट से बाबर आजम थोड़ा पीछे हैं। अभी आपने जिक्र किया 250 का, बिल्कुल पीएसएल में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तान टीम थी वहां भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके रन अभी तक विनिंग कॉज में नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है। रन बनाना खुशाइंद है, बट विनिंग कॉज में रन नहीं आ रहे। 250 उन्होंने किए लेकिन टीम उनकी मैचेस हार गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा, ये जो ज़ल्मी अब तक 2 मैचेस खेल चुकी है, दोनों ही हार चुकी है, तो क्या नजर आ रहा है, कहाँ कमी रह गई है और कहाँ इनकी वीकनेसेस हैं? देखिए, सिर्फ ज़ल्मी का ही मसला नहीं है, लाहौर कलंदर को भी देखें। और लाहौर कलंदर जो है वो भी हमारा एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान की कप्तानी करनी है वर्ल्ड कप में। बाबर आजम आपका मेन पिलर है वर्ल्ड कप में, क्योंकि ये पीएसएल 9 जो है वो सिर्फ एक सुपर लीग का मेला नहीं है, ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का एक अहम मरहला है। और उस अहम मरहले में बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के बेशतर खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा है वो उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे जो हम उनसे तवक्को करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी आपका बॉलिंग का पिलर है, लेकिन आप देखें कि वो रन नहीं बना पा रहे। आपके शादाब खान जो है वो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने की कि आसान विकेट थी ऊपर आ गए, लेकिन जो मुश्किल विकेट थी नीचे चले गए। और उनका मेन वेपन बॉलिंग है, वो वहां पे फुल नहीं खिला पा रहे जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हारिस रऊफ देखिए आप, हर मैच में उनकी धुनाई हो रही है। बाबर आजम रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वही बात कि वो विनिंग कॉज में नहीं आ रहे। एक मोहम्मद रिजवान ले के आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो जो आपने 25 के लड़के जो है चॉकआउट कर लिए हैं,
मैं ये समझता हूँ कि उसमें से बेशतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की हमें तारीफ करनी है कि हमारा अपना ब्रांड है, लेकिन एक कंसर्न ये है कि दुनिया 200 प्लस की क्रिकेट खेल रही है। अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, उस मैच में 200 पे 200 रन बन गए। अफगानिस्तान श्रीलंका का मैच हुआ, 200 पे 200 रन बन गए। हमारे पीएसएल के शुरू के 2 मैचेस जो है वो 200 रन वाले थे। उसके बाद हम वही घिसी पिटी 170, 180, 165 वाली क्रिकेट पे पहुंच गए हैं, जो यकीनी तौर पे बड़ा सीरियस कंसर्न है। वर्ल्ड कप आप खेलने जाएंगे जब वेस्ट इंडीज और अमेरिका में, तो वहां पे तमाम मैचेस तकरीबन आपको 200 के करीब मिलेंगे या उससे ज्यादा के मिलेंगे। तो तैयारी आप 160 पे करके जाएं, मैचेस 200 के मिले, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा घाटे का सौदा होगा। ठीक है। अच्छा शोएब, दिफाई चैंपियन लाहौर की अगर बात करें, लाहौर कलंदर्स को, तो उसको मुसलसल तीसरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्या आप समझते हैं कि लाहौर कलंदर्स कमबैक कर सकती है? देखिए, तमाम टीमें ही कमबैक कर सकती हैं। बाबर आजम की अगर हम कप्तानी के स्टैट देखते हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग में 24 मैचेस में कप्तानी की, जिसमें से 18 जो है वो हारे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 6 जीते हैं। इसी तरीके से शाहीन शाह अफरीदी ने 2 टाइटल हमारे लाहौर कलंदर को जितवाए हैं, लेकिन अब तीनों मैचेस जो है वो हार गए हैं। मैं फिर अगेन कह रहा हूँ, मेरे लिए ये मैचेस इतने ज्यादा इनकी जीत हार मैटर नहीं करती जितनी ज्यादा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मैटर करती है। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 मैचेस हार गए हैं, इसलिए हारे हैं कि उनका खुद बॉल जो है उस तरीके से स्विंग नहीं हो रहा, उसकी स्पीड उस तरीके से नहीं आ रही। इस वजह से अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो उनकी टीम हार रही है। जब वो परफॉर्म करते थे तो उनकी टीम चैंपियन बन जाती थी। उसी टीम में हारिस रऊफ है जो आपके टी20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, उनको आप देखेंगे उनकी पिटाई हो रही है। बाकी भी आप जो आपके प्लान में शामिल है वो सारों को आप देख लें। अगर 15 का स्क्वाड बनेगा तो 15 का जो फाइनल स्क्वाड, अभी तक लोगों को पता है 2-3 चेहरे ऊपर नीचे होंगे, उनमें से 10 से 11 खिलाड़ी तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो ये वर्ल्ड कप की तैयारियों का अगर इवेंट है तो फिर मैं कहता हूं कि अभी तक अप टू द मार्क नहीं है। ठीक है। अच्छा शोएब, ये बताइएगा, आज जो 8वां मैच हो रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, इस मुकाबले को आप किस तरह से देखते हैं? कौन सी टीम स्ट्रांग नजर आ रही है इसमें आपको? देखिए, इस्लामाबाद को एडवांटेज हासिल होती थी और अब उसको एडवांटेज हासिल नहीं है। अलबत्ता क्वेटा ग्लैडिएटर का कप्तान तब्दील हो गया है, तो वहां आपको घेर नेक्स्ट नजर आ रहा होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो रिश्तेदारियों पे चली गई है टीम, वहां पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है कि शादाब खान अपनी कप्तानी में दिल चाहता है तो 1 डाउन आ जाते हैं, दिल चाहता है तो 7वें नंबर पे चले जाते हैं। मेन पाकिस्तान का बॉलर होके वो 6ठा बॉलर के तौर पे बॉल कराते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर भाइयों को खिलाने का जो है वो हो गया, पैशन चल गया कि सारे भाई खेलेंगे ताकि एक जो है ना वो यूनिक रिकॉर्ड बन जाए, या तो रिकॉर्ड बना ले या मैचेस जीत लें। इधर आप क्वेटा ग्लैडिएटर को देखेंगे तो इन्होंने एक नेक्स्ट गियर लगाया है, उनका कप्तान तब्दील हुआ है, अप्रोच तब्दील हुई है, तमाम चीजें आपको वो टेबल टर्न होती हुई दिखाई दे रही है। सऊद शकील का ये स्टाइल कभी नहीं रहा था। अच्छा शोएब, पीएसएल 9 में नया टैलेंट खुलकर सामने आ रहा है और तवज्जो का मरकज बना हुआ है। आप क्या समझते हैं कि पीएसएल से पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना फायदा पहुंच रहा है? देखें, कड़वी बात तो ये करनी पड़ेगी कि उतना फायदा नहीं पहुंच रहा जितना फायदा बाकी ममालिक की लीग से उनकी टीमों को पहुंच रहा है। आईपीएल की एग्जांपल सबके सामने है कि रेवेन्यू उनके पास ज्यादा अच्छा आ रहा है, टैलेंट उनके पास अपने ज्यादा अच्छा आ रहा है। हमारे पास ऐसा नहीं है कि टैलेंट खत्म हो रहा है, टैलेंट हमारे पास सामने आ रहा है, बस उस टैलेंट को ग्रूम नहीं कर पा रहे, हम पॉलिश नहीं कर पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे। हमारा टैलेंट आने से पहले उसके दिमाग में खन्नास भर जाता है। आप देखें ना, आप इस सुपर लीग में देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शोएब जट, हमारे साथ मौजूद थे। और वो ये कि टैलेंट तो है, टैलेंट तो खुल के सामने भी आ रहा है, लेकिन हम उसे संभाल नहीं पा रहे। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। आपकी सुबह का भरपूर अंदाज में आगाज हो चुका होगा। जिन्होंने नाश्ता करना था वो नाश्ता कर चुके होंगे, कुछ लोग नाश्ता बना रहे होंगे और कुछ लोग घंटा हो गया है कुछ लोग अभी तक सो रहे होंगे। उनसे हम कहेंगे होश करो लाहौर आ गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं जी। आज का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है गेस द पिक्चर। बिल्कुल। और हम हर रोज आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि जी ये तस्वीर जरा पहचाने बंदा कौन है। वैसे कुछ लोग देख के भी नहीं पहचानते, और किसने उधार लिया हो तो वो तो बिल्कुल नहीं पहचानता। ये पिक्चर जो है ये अहमद जांजेब साहब की है, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, पाकिस्तान के रॉक स्टार हैं और बड़ा नाम है इनका। तो आप देख सकते हैं बचपन में भी तकरीबन वैसे ही थे जैसे अभी दिखाई दे रहे हैं। तो हम आज की पिक्चर की जानिब बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि आज किसके बचपन की तस्वीर आपके सामने रखी जाती है। तो कुछ ही लम्हों में आज की तस्वीर आपके सामने आएगी और आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर वो टीवी स्क्रीन पर आएगा, आप उस पर कमेंट करें, आप फेसबुक पर जाकर कमेंट करें, आप यूट्यूब पर कमेंट करें और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्राइडे को आपको पता चलेगा कि लकी ड्रॉ में से किसका नाम निकलता है, कुर्रा किसके नाम का निकलेगा। तो आज
की जो तस्वीर है वो सामने है, तो ये तो क्लियर है क्रिकेटर है कोई। हाँ जी, ये क्रिकेटर हैं, बचपन मदरसे से का ही? वैसे बच्चा लग रहा है मुझे तो, जिससे कैप पहनी हुई है इसने इंजमाम और में नाम लेने लगी थी। और जॉगर्स भी पहने हुए हैं और बल्ला माशाल्लाह अपने से बड़ा पकड़ा हुआ। लेकिन आप लोगों ने गेस करना है, ये आप बहुत लोगों ने आसान है गेस गेस करना है करना, और कि मैंने ये आधा नाम भी ले लिया है। कौन शख्सियत है। बहरहाल कोई मशहूर शख्सियत ही है, हम मशहूर शख्सियत से कम शख्सियत आपको दिखाते नहीं हैं। एक और दो मशहूर शख्सियत आपने फिर भी देख ली, इनको भी गेस करते ये दो लोग कौन बैठे हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और ये बात हम काफ़ी सालों से सुनते भी आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं, उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इसका असल मसला ये है कि गरीब आदमी जो है वो पिस कर रह गया हुआ है। मुख्तलिफ शहरों से भी आपको अपडेट करेंगे कि वहाँ पर अशिया खुरनोश की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है। बिजली और गैस के बिल्स ने भी आवाम का जीना हराम कर दिया है। बिल्कुल, खैबर और से कराची सब्जियां, तक महंगाई गोश्त, की दुहाई मतलब है। हर चीज़ जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हुई है। मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से भी आपको हम आगाह करेंगे। पहले किस शहर का रुख करें? पहले कराची का रुख करें। हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब, बताइएगा कराची में इस वक्त महंगाई की क्या सूरत हाल है? शहर में महंगाई की अगर बात करें तो हर चीज़ जो है वो इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर है। बिजली गैस के बिल हों, जिसमें हम देख रहे हैं कि हर महीने कोई ना कोई इजाफा हो जाता है और हर महीने आवाम पर एक बम गिरता है। फिर उसके बाद अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात करें तो बुनियादी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जिसमें चीनी है, आटा है, चावल है, दालें हैं, इन चीज़ों की कीमतें पिछले कुछ माह से हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा इनकी कीमतों में देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस अगर चीनी की बात करें तो कराची शहर में फिर गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 140 रुपये में जो है वो इस वक्त होलसेल में फ़रोख्त की जा रही है। 10 रुपये का इजाफा हुआ है। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं और कंट्रोल से बाहर हैं। कोई मैकेनिज़्म कराची शहर में नहीं दिखाई देता है कंट्रोल करने का। रमज़ान की आमद में भी अब से चंद ही रोज़ बाकी हैं, लेकिन उससे कबल हम देख रहे हैं कि फिर वो मनमाना जो इजाफा होता है वो देखने को मिल रहा है मार्केट में। सब्जियों की अगर बात करें तो प्याज कराची शहर में इस वक्त भी 240 और 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा अगर अदरक और लहसुन की बात करें तकरीबन 600 से 800 रुपये फ़ी किलो तक इनकी जो है वो रिटेल मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों की भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं है। मटर अभी भी 200 रुपये है, भिंडी 250 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, रोज़ आम इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन इनकी कीमतें कंट्रोल करने का ना कोई मैकेनिज़्म है और ना ही आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा है। तेल, आटा, घी, चीनी, ये तमाम तर चीज़ें अवामी पहुँच से दूर हैं। और अब जैसे जैसे रमज़ान की आमद करीब आती जा रही है तो शहरी ये मुतालबा कर रहे हैं कि मैकेनिज़्म बनाया जाए, ज़िले इंतज़ामिया हरकत में आए, ताकि आवाम से जो रमज़ान में लूट मार की जाती है और रमज़ान से पहले ही जो लूट मार का बाजार सरगर्म हो जाता है, उनके लिए इक़दाम किए जाएँ और आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। ठीक है, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। हमारे साथ कराची से हबीब खान मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कि हालात भी कुछ अच्छे नहीं है तो हम लाहौर की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं वहाँ पर हालात क्या बताते हैं। मोहम्मद लुकमान ने हमें ज्वाइन किया है। लुकमान, बताइएगा लाहौर में क्या सूरत हाल है? निर्ख चीज़ों के बुलंदियों को छू रहे हैं? जी बिल्कुल, जो लाहौर में भी सूरत हाल ऐसी ही है। इसका जो अगर कोई कौमी इन्फ्लेशन रेट जो पाकिस्तान का वो तो तकरीबन 28% से ऊपर है, लेकिन अगर आप मार्केट में आए तो ये 40% से कम नहीं है। खास तौर पे जो रिफ्लेक्ट होता है सब्जियों में, गोश्त में या दीगर शाय खुरोनोश में। और इसकी बुनियादी वजह बताइए मुनाफाखोरी है बेसिकली, कि अगर आप एक जो कीमत है 155 रुपये इस वक्त प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में जाएंगे तो ये 200 से कहीं ऊपर है। टमाटर जो है 130 रुपये है, लेकिन मार्केट में जाए तो 160 से 170 से कम नहीं मिलता। गोया कि जो एक कुशन जो ले रहा है, एक ताजर ले रहा है, वो ज़्यादा है, वो स्प्रेड इतना नहीं होना चाहिए। और रही सही कसर जो गैस और बिजली के जो कीमतें उनमें इजाफे की वजह से हो चुकी है। और इसका जो जितना गैस, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उसका असर जो है ट्रांसपोर्टेशन पे आता है। और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं और इसका असर आम आदमी तक हर रोज़ पहुंच रहा है। इस दफ़ा 67% गैस की कीमत बढ़ी। यकीनन जब कोई नान खरीदने जाएगा तो उसमें रिफ्लेक्ट होगा, अगर होटल में जाएगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा। और ये चीज़ वो है जो कि अगली हुकूमत को इससे डील करना पड़ेगा। खास तौर पे पंजाब की हुकूमत अब आ रही है इस वक्त, तो रमज़ान साथ है, रमज़ान पैकेज ऐसा लाना पड़ेगा जिससे जो है कोई आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सके। अदरवाइज़ जो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। सियासी हालात तो पहले ख़राब हैं, अगर महंगाई बढ़ती है तो नई हुकूमत के लिए भी मुश्किलात आ सकती हैं। नई हुकूमत के लिए तो मुश्किलात हैं ही, लेकिन आवाम के लिए जो बड़ी मुश्किलात जो हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद लुकमान, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे।
और वो ये बता रहे थे शहरबानो के इन्फ्लेशन रेट जो है वो बड़ा बढ़ हाई हो चुका चुका है। हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो इन्फ्लेशन है ना वो है 28% पे। जी हाँ। लेकिन अगर मार्केट में जाएं तो वहां पर महंगाई की शरह जो 40% या इससे भी ऊपर पहुंच चुकी हुई है। बिल्कुल अपनी मनपसंद नर्क लगाए हुए हैं हर चीज के। तो लाहौर का रुख कर लेते हैं, पेशावर का। लाहौर का तो हमने कर लिया, पेशावर का रुख करते हैं। काशिफ अजीज ने हमें ज्वाइन कर लिया है। काशिफ, आप बताइएगा वहां पर पेशावर में, केपी में कितनी महंगाई है और लोग इस महंगाई से कितना परेशान है? जी बिल्कुल, पेशावर का हाल भी लाहौर और कराची से कम नहीं है। यहाँ पर भी महंगाई से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एक तरफ पेशावर में बिजली और गैस की लोड शेडिंग है, ऊपर से बिजली और गैस की बारी बिल जो है इसने आवाम की कमर तोड़ दी है। शहरियों का कहना है कि वो जितना कमाते हैं, जितना वो रोज़गार या जॉब से कमाते हैं, उसका आधा हिस्सा तो वो बिजली और गैस के बिलों में देते हैं। जो बचा कसर रहता है वो सब्ज़ी और यहाँ पर दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं, उसमें भी इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद चीनी और इसके साथ घी की कीमतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। इसके साथ गुड़ जो पेशावर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है चीनी की जगह, उसकी भी फ़ी किलो कीमत जो है वो 200 से तजावज़ कर गई है। जबकि फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद अब मुर्गी की कीमत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ दिन पहले पेशावर में मुर्गी की फ़ी किलो कीमत 420, 425, 430 तक थी, अब 450 से तजावज़ कर गई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि दालों की कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और जितने भी अशिया ज़रूरिया की चीज़ें बाहर से मंगवाई जाती है पंजाब और सिंध से, उसकी कीमतों पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है फ्यूल की कीमतों में इजाफे के बाद। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अब जो दालों के साथ सब्जियां जो है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। कोई भी सब्ज़ी पेशावर में 100 रुपये से कम नहीं है। अब भिंडी जो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की पैदावार है उसकी फ़ी किलो कीमत भी 300 रुपये से तजावज़ कर गई है। मटर खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के जो करीबी इलाके हैं वहाँ पर बात करें, गोश्त की बात करें, दाल की बात करें, किसी भी चीज़ का जिक्र करें, कीमतें आसमान को छू रही हैं। से हम अपडेट कर रहे थे काशिफ अजीज, बहुत शुक्रिया। अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। समन गुल हमारे साथ मौजूद है। समन, बताइएगा शहरी इक़्तिदार के क्या हालात हैं महंगाई के बारे में? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि अगर आप देखें शहरबानों, तो हमारा मुल्क जो है, कहा जाता है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो सोना उगलती है। तो देखिए हमारे मुल्क में महंगाई इतनी है नहीं जितनी महंगाई हो चुकी है। ये सिर्फ हमारी हुकूमतों की नाअहली की वजह से है। क्योंकि देखिए जब प्याज है, अशिया बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं, इनमें भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं तो हर चीज़ पर असर होता है। बिजली, गैस, हर चीज़ जो है वो आम आवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। लोगों के बिल्स इतने ज़्यादा आए हैं, लोगों को खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। अब देखें प्याज और जो गोश्त है इनका अगर आपस में मुकाबला किया जाए तो प्याज भी उसकी भी इतनी ही कीमत है जैसे कि 1250 रुपये धड़ी में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो जैसे कि गोश्त है वो 1000 रुपये धड़ी में 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, आलू, प्याज, टमाटर जो है वो 5 किलो का कह रही है, 1250 रुपये धड़ी में फ़रोख्त किया जा रहा है। गोश्त जो है वो 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो आप कब कंपैरिजन कर लें कि प्याज और गोश्त का कि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। अंडे जो है वो अभी थोड़े दिन पहले जो है वो 460 रुपये दर्जन थे और वो अभी जैसे ही है वो कीमतें जो हैं उसकी कम हो गई हैं। तो हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं इनके बाद में जो है जैसे अभी रमज़ान आ जाएगा तो महंगाई और मज़ीद बढ़ जाएगी। इस टाइम महंगाई जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। फल है तो वो आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुके हैं, गोश्त है तो वो आम आवाम की पहुँच से दूर हो चुका है। अवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, जो भी हमारी ये हुकूमतों की नाअहली की वजह से हर चीज़ जो है वो अवाम को परेशानी उठानी पड़ रही है। अवाम को ही परेशानी बर्दाश्त करना पड़ती है, उसी की परेशानी में इजाफा हो गया। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से भी अपडेट कर रही थी, लाहौर, कराची, पेशावर से भी हमारे नुमाइंदगान ने आपको बताया कि मुल्क में बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त अगले महीने जो है माह रमज़ान का आगाज़ हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो महंगाई हो गई है और उसके बाद क्या हाल होगा। उम्मीद करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है वो आवाम को कुछ रिलीफ दे। फिलहाल एक ब्रेक। वेलकम बैक। कुछ अर्सा पहले हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी कि अगर आपका मोबाइल पानी में गिर जाए तो उसका हल बहुत आसान है। पानी में गिर गया है तो चावलों के मर्तबान में, चावलों के थैले में 30 दिन के लिए या 15 दिन के लिए अपना मोबाइल रख दें और उसके बाद मोबाइल ठीक हो जाएगा और आपका दिमाग भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि 30 दिन आप मोबाइल से दूर रहेंगे। और मोबाइल भी कौन सा, आईफोन? ये आईफोन के लिए? नहीं, आईफोन नहीं, सब फोन के लिए था। सब फोन के लिए? जो वीडियो थी वो सब फोन के लिए था कि आप अपना मोबाइल जो है मर्तबान में, चावलों के मर्तबान में रख दें, चावलों के बॉक्स में रख दें।
15 से 30 दिन के दरमियान, तो आपका फोन बिल्कुल वैसे ही ठीक रहेगा। और कोई उस मसला 15 नहीं से होगा। 30 दिन के दौरान आपने कौन सा मोबाइल यूज करना है ये भी बताएं ना आप। ये नहीं बताया गया था। अच्छा, कुछ लोग तो- बड़े बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से वो कर रहे होते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा, उनका मोबाइल में पानी चले गया तो वो ब्लो ड्रायर से उसको हाँ, खुश blow कर रहे dryer। हैं। ये फिर तो कुछ मैंने लोग भी धूप किया में हुआ। रख रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो मैंने देखी जी, एक बंदा जो है ओवन में मोबाइल रख के What? उसका मोबाइल भी गया और ओवन भी गया। ये तो बहुत दोनों से आपको next हाथ धोना level पड़ था। सकता है, लेकिन जो तरीकाकार जो है वो शहरबानो आपको बताएंगे, क्योंकि शहरबानो अपना बिल्कुल। मोबाइल आईफोन ने निकालें। रिक्वेस्ट की अपने सारिफीन से कि प्लीज आईफोन यूजर जो हैं वो अपना मोबाइल जो है वो उसमें मत रखें। उसका जो कनेक्टर है जहां पर हम लगाते हैं चार्जिंग के लिए, तो आप इस साइड पे उसको ऐसे करके रख दें, तो कुछ ही देर में वो पानी निकल जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। और ऊपर नोटिफिकेशन भी आ अच्छा, एक जाएगा। सवाल है जी। सवाल है, जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? वो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाता है फोन का कि आपका अच्छा। आप फोन अभी यूज मत करें, और बाद में बता देते हैं कि आपका फोन क्लियर है, आप कहीं use ऐसा कर तो नहीं सकते हैं। मोबाइल खोल के चेक करना पड़ेगा कि इसमें बिल्कुल पानी ऐसा नहीं है। आपको आईफोन में तो वैसे भी वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो वो कहता है कि आप प्लीज चावलों में मत रखें, क्योंकि चावल के छोटे छोटे जो ज़रात हैं, ये दाने हैं, वो ख़राब कर देंगे आईफोन के सिस्टम को, तो आप ये मत इस्तेमाल करें। तो ये उनका मशवरा था। हमने कहा कोई दिलचस्प था आपको बता दें। अब फ़ोन के बगैर आपने कहा कि 30 दिन इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है, या तो वो पागल हो जाएगा। फ़ोन बहुत ज़रूरी है, इतना हमें आदत हो गई है फ़ोन यूज़ करने की। तो हमारी साथी एंकर जो है रुबीना यूसुफ, वो फील्ड में गई, उन्होंने लोगों से पूछा है कि फ़ोन ना होता तो क्या होता, तो वो जान लेते हैं। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया है जिसको एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक दिन भर में 2617 दफ़ा छूते हैं। अगर आप ये बात तस्लीम ना भी करें कि आप मोबाइल फ़ोन के नशे में मुब्तला हैं, तब भी मोबाइल फ़ोन आपकी ज़िंदगी की अहम तरीन जगह ले चुका है। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपसे दूर कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, जबकि दूसरी जानिब भी कहा जाता है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपसे दूर कर दिया जाए तो आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ज़हनी दबाव और जल्द गुस्सा आने के असरात मुरतब हो सकते हैं। आज हम बागे जिना में मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं कि अगर फ़ोन्स ना होते तो उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात होते, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि वो दिन में कितना फ़ोन यूज़ करते हैं। सो लेट्स टॉक टू द पीपल। अगर आपका फ़ोन आपसे दूर किया जाए तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी मोबाइल के बगैर। तो आजकल के दौर में मोबाइल के बगैर तो इंसान 1 घंटा नहीं रह सकता। चार्जिंग पे भी हो तो इंसान को टेंशन होती है कि मोबाइल यूज़ करना है मैंने। सबसे ज़्यादा कौन सा ऐप बहुत यूज़ करते हैं आप? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ ज़्यादा करते हैं। कभी आपने सोचा काश ये फ़ोन ना होता तो आज मैं कुछ और होता? लाइफ बहुत सुकून वाली होनी थी फ़ोन ना आता तो। अगर सेल फोन ना होता तो ज़िंदगी ही ना होती, दोस्त ही ना होते, हमारे कबूतर होते जो कि हर दूसरे दिन मर जाते। सेल फोन क्योंकि हमने पढ़ना भी उसी से, ऑफिस जॉब है वहाँ पे भी हमने उसी से सारा कुछ करना है, देखना है, हमारी असाइनमेंट सब कुछ मोबाइल पे ही होती है, तो ऑब्वियसली हम पूरा दिन ही यूज़ करते हैं। अगर सेल फोन्स ना होते तो आजकल जिस हिसाब से इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है तो लाइफ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल हो जाती, और जिस हिसाब से एजुकेशन है, ऑफिस हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सेल फोन्स तो लाइफ के लिए ज़रूरी है आजकल। मेरे हिसाब से तो मेरी ज़िंदगी ना होती। फ़ोन के बिना तो ज़िंदगी नहीं है, हमारे सारे काम इसमें ही है। जब जैसे नेटवर्क बंद होता है तो लाइफ कैसी होती है, कम्युनिकेशन सब कुछ वो नहीं हो पाता। टेक्नोलॉजी आई है, इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है लाइफ। तो फिर ये होना था कि जो है ना, लोग मिलजुल के जैसे पहले बैठते थे, लाहौर में जैसे थड़ा पॉलिटिक्स होती थी, तो वो रुझान होना था। अब वो सारा शिफ्ट हो गया सोशल मीडिया पे। बंद मोबाइल में कोई मसला हो ये तो ऐसा लगता है तबीयत ख़राब हो गई है। मोबाइल के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं। सेल फोन अगर दूर हो जाए तो यकीन करें ज़िंदगी में सुकून हो जाए। हम लोग जो सारा टाइम नेट पे इंगेज रहते हैं, उससे हट के फैमिली को टाइम दे सकें, कज़न्स को दे सकें, बच्चों को दे सकें, पेरेंट्स को दे सकें। हाँ, हाल तो इस फ़ोन के आने से बहुत सारी रेवोल्यूशंस आ गई हैं, आपका कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन जो सोशल लाइफ है ये एक्चुअल लाइफ नहीं है। एक्चुअल लाइफ आपकी वही है जो आपके सर्कल के अंदर के लोग हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। देखो जी, पहली गल है टेलीफोन सानू एक मुसीबत मिल गई है। अगर मेरे तो दूर करोगे, जरा मैं अज मरना है ना, मैं 2 घंटे पहले मर जाऊंगा, क्योंकि ये एडी जरूरत बन गई है। साडा ये मोबाइल ने साडा बेड़ा गर्क करता है, ਅਸੀਂ हटते ही नहीं ਇਹਦੇ बगैर। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਚ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਗਰ, तो बस समझ लो मैं घरों नहीं निकल सकता, मैं मर गया। ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, मैं अपने सोना बेच के मोबाइल ले लाँगा। ये बीमारी लग गई ऐसी सानू,
अल्लाह करे बीमारी तो दूर हो जाए। काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अभी इलेक्शन के दिनों में भाई गुम हो गया था, पता ही नहीं था कहाँ पे, कॉल नहीं कर पा रहे थे उसको। फ़ोन ज़रूरी भी है। मेरे ख्याल से थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा भरेगी, क्योंकि आप इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया ऐप पे जब जाते हैं तो आपको काफ़ी लाइक चीज़ें होती हैं कि यार इसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं, मेरे पास कम है, तो लाइक वो थोड़ा कंपैरिजन आ जाता है। पर ये मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा वो करता है, क्योंकि अगर आपके लाइक खुद से भी नहीं है आप, तो फिर बेहतर रहती है। जी, ज़िंदगी में उसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा कि ज़िंदगी बेरंग हो जाएगी और जीने का एक हिसाब से मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि जो आज के दौर के हिसाब से ये एक ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है, और इसके बगैर गुजारा नामुमकिन है। अगर मोबाइल ना होता तो बंदा इसमें दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता था। मेरा ख्याल है कि बेहतर होती, पहले से इतनी ज़्यादा उलझने ना होती, कोई किसी को तंग ना करता कि मिनट बाद फ़ोन आ जाता है, आप इधर आ जाए उधर आ जाए, ये काम है वो काम है, सांस लेने के लिए कि मुश्किल हो जाता है। मोस्टली जो वर्क रिलेटेड होता है या यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स हो गई या क्लासेस वगैरह लेनी होती है, वो भी हम ऑनलाइन ही कोलैबोरेट करते हैं अपने टीचर्स के साथ। वो डिपेंड करता है, अगर मैं फ्री हूँ तो मोस्ट ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ, अगर मैं अपना कोई काम कर रहा हूँ या एग्ज़ाम वगैरह हैं तो उस लिहाज से वो कम यूज़ हो जाता है। क्योंकि ऑन एवरेज आई एम यूजिंग अराउंड 8 आवर्स अ डे डेली बेसिस पे फ़ोन पे, जो कि मॉनिटर कर रहा हूँ। उसमें कुछ प्रोडक्टिव भी है और नॉन प्रोडक्टिव भी है, तो शायद बेहतर हो जाएगी। फ़ोन से तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। हाँ, अगर फ़ोन ना होता तो मैं कुछ ज़्यादा पढ़ लेता, मतलब बुक्स ज़्यादा रीडिंग करता, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। 5-6 घंटे यूज़ करते हैं। ज़ाहिर बात है ज़िंदगी तो थोड़ी होगी मुश्किल। फ़ोन जो है आजकल सभी जो है फ़ोन के पीछे काफ़ी क्रेज़ है सबको। सेल फोन्स को आपकी सबसे करीबी चीज़ करार दिया गया है, ये भी हम नहीं रिसर्च कहती है। लोगों से बात करके हमें पता चला कि मोबाइल फ़ोन उनको अपनी जानों से भी ज़्यादा पसंद है। कोई भी मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदा रहना नहीं चाहता। अगर आप मेरी राय लें कि अगर फ़ोन्स ना होते तो ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता, तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सुकून होता और एक दूसरे के साथ हमें बड़ी एक वो होती, मोहब्बत होती, हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते। लेकिन अगर फ़ोन पर वो बातें हो जाती हैं, हम मिलते नहीं हैं। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो जनाब, ये था लोगों के तासुरात और जज्बात। अगर फ़ोन ना होता तो क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ज़िद्द एक जज्बाती मसला है जिसे इंसान बतौर रद्द-ए-अमल अपनाता है। रद्द-ए-अमल की इस नफ्सियात को अगर दबा दिया जाए तो इसका बर वक्त इलाज ना हो तो ये एक नफ्सियाती मसला बनकर सामने आ सकता है। वालिदैन चाहे जितना भी अच्छा रवैया अपना लें, जितनी भी नरमी से पेश आएँ, अपने बच्चों के साथ प्यार कर लें, उनकी बात मान लें, उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर लें, फिर भी बच्चे ज़िद करते हैं। तो कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर ज़िद्दी होते हैं, कुछ बड़े होकर ज़िद्दी हो जाते हैं। तो इसी तमाम तर मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं वजीहा ज़फ़र साहिबा। बहुत शुक्रिया, आपने सुना पाकिस्तान को वक्त दिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा वजीहा, सबसे पहले तो ये बताइए, हम बात कर रहे हैं आज के बच्चों में जो ज़िद है वो काफ़ी नज़र आ रही होती है। आप ये बताइए कि ज़िद अच्छी ज़िद भी होती है, बुरी ज़िद भी होती है, और ज़िद क्यों करते हैं बच्चे? अच्छा, यहाँ पे हम एक बात मैं ऐड करूँगी कि ज़िद जो है उसकी डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि उसकी टाइप्स क्या होती हैं, तो वो एज अप्रोप्रिएट देखा जाता है कि बच्चे के एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स क्या आ रहे हैं। अब कुछ बच्चों की फितरत भी होती है, नेचर भी होती है, कुछ घर का माहौल भी होता है, फिर पेरेंट्स कैसे पेरेंटिंग कर रहे हैं। बच्चे की सिर्फ फितरत पे एक फैक्टर पे रिलाई नहीं करते, ज़िद बहुत सारे फैक्टर्स पे रिलाई करती है। फिर इसी तरह कुछ घर का माहौल है जिसमें पेरेंट्स जो हैं डिफरेंट पेरेंटिंग कर रहे हैं, दादा दादी या चाचा चाची या मामू मम्मी डिफरेंट पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं ये ज़िद को बढ़ावा देते हैं। अगर इनमें क्लैश आ रहा है, फैक्टर्स बहुत जो हैं मौजूद हैं बच्चे की लाइफ में। इसी तरह से बच्चा एज के साथ जब वो जिस बच्चे के अंदर जितना तजस्सुस आता है, बच्चा जितना इंटेलिजेंट होता है, जितना शार्प होता है, उसमें ज़िद भी उतनी आना शुरू होती है। जैसे आजकल के बच्चों में हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़िद है, उसकी वजह भी ये है कि आजकल का बच्चा बहुत समझदार है। आजकल के बच्चे को चीज़ों की समझ बहुत जल्दी आ जाती है, बोलना जल्दी शुरू कर देता है, समझना जल्दी शुरू कर देता है, माइलस्टोन्स बहुत जल्दी अचीव हो रहे हैं। इसलिए फिर जो पॉजिटिव है तो उनके साथ नेगेटिविटी भी आती है, जिसमें बच्चे की बेजा ज़िद, बेजा मुदाखलत हर चीज़ में करना, रोना और चिड़चिड़ापन जो है वो देखा गया है। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि ज़िद्दी होना या ना होना, उसको बुरा या अच्छे से तसव्वुर करने की बजाय उसकी हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है कि उसकी उस ज़िद को अच्छा या बुरा आप कैसे हैंडल करें, ये बहुत मैटर करता है।
अच्छा वजीहा, आपने देखा कि अक्सर बच्चे जो है ना पैदाइशी तौर पर ज़िद्दी होते हैं, तो उनको ट्रीट करना मुश्किल है बजाय ये कि जो बच्चे बाद में मतलब ज़िद्दी होते हैं। तो क्या वजह है जो पैदाइशी तौर पर ज़िद्दी बच्चे होते हैं उनको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं और उनके ज़िद्दी होने की कोई वजह सामने आती है? देखिए इस वजह तो आपने खुद बताई, जो पैदाइशी तौर पे ज़िद्दी हैं इसका मतलब यह है कि उनके जीन्स में है, उनको उनकी फैमिली में भी ये चीज़ रन करी है या पेरेंट्स के अंदर है, राइट। अब उसमें जो आपने पॉइंट रेस किया कि उसको उसकी हैंडलिंग के ऊपर अगर बात करें तो उसमें इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। और मैं चीज़ हमेशा पेरेंट्स को कोट करती हूँ कि जो बच्चा पैदाइशी ज़िद्दी है ना उसकी बहुत अर्ली एजेस में ही ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जो है ट्रेनिंग तब स्टार्ट करते हैं जब उसका ज़िद्दीपन पक्का हो चुका होता है, जब उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, अपनी मर्जी, बात मनवाना, ये चीज़ें पक्की हो चुकी होती हैं। इसलिए आप एज अप्रोप्रिएट उनके अकॉर्डिंगली एज अप्रोप्रिएट डिफरेंट होगी हैंडलिंग। मतलब अगर वो 2.5 साल 3 साल में जब चीज़ों की लर्निंग कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो साथ साथ हम उनकी ट्रेनिंग को ऐड करेंगे। ट्रेनिंग में क्या चीज़ें आती हैं, ये बताइए, अगर कोई बच्चा जिद करता है तो वालिदैन को कहाँ तक उसे प्यार से समझाना चाहिए और कहाँ से फिर उस पर सख्ती करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं वही ऐड करने लगी थी कि जैसे पेरेंट्स हैं तो उनको कहाँ तक करनी चाहिए। पहले तो वो बच्चे की ज़िद और एज देखेंगे, ठीक है, कि वो बच्चा कहाँ कहाँ ज़िद करता है, कब कब ज़िद करता है, राइट। अब उसमें क्या है कि उसमें डिफरेंट स्ट्रैटेजी में आते हैं। एक तो रोल मॉडलिंग, पेरेंट्स खुद कैसे घर में बिहेव कर रहे हैं, खुद कितने इंपल्सिव हैं, खुद कितना घर का माहौल अफरा तफरी का है, एक तो ये चीज़ रोल मॉडलिंग। दूसरा, आप बच्चे को सुने। आप जब बच्चे को सुनते हैं तो आपके बच्चे की समझ आती है, ठीक है। यूजली क्या होता है कि पेरेंट्स से बना लिया होता है ये तो ज़िद्दी है, इसने बात ही करनी है तो उल्टी करनी है या ज़िद करनी है, तो बच्चे को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। उससे बच्चे की जिद और बढ़ती है, वो और ज़्यादा तकलीफ दे जो है ना बिहेवियर्स को लाता है पेरेंट्स के लिए। तो उसमें एक तो ये कि बच्चे के साथ आप रोल मॉडलिंग करें, बच्चे को सुने। इसके अलावा कई जगहों पे बच्चे को इग्नोर करना होता है, आपको कई जगहों पे खामोशी रखनी होती है। पेरेंट्स अपना टेम्पर भी लूज़ कर जाते हैं, फ़ौरन से सबके सामने झिड़क देते हैं या उसको जो है पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं, फिंगर पॉइंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पेरेंट्स जो हैं बच्चे के साथ क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं, राइट। अगर आप बच्चे के सामने बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि तुम हो ही ज़िद्दी, तुम हो ही ऐसे, बाकी बच्चों कंपैरिजन करते हैं कि बाकी बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, या पेरेंट बाकी लोगों के सामने बैठ के अपने बच्चे की ऐसी बुराइयां करते हैं, ऐसे बच्चे की ना बच्चे के एक तो कम्प्लेक्स आना शुरू होता है और वो अपने आप को भी ज़िद्दी के डब्बे, जो ज़िद्दीपन का डब्बा है ना बॉक्स, उसमें फिट करने लगता है कि मैं तो हूँ ही ऐसा, वो एक्सेप्टेंस आ जाती है। सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं बच्चे पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चे के ऊपर लेबल करने की बजाय बच्चे को कहीं ये बिहेवियर बुरा है, यू आर नॉट अ बैड पर्सन, या आप एक बुरे बच्चे नहीं हो, आपका ये बिहेवियर बुरा है, उस बिहेवियर को हाईलाइट करें। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ऐड करूँगी जब वो अच्छा को बिहेव करता है ना उसको हाईलाइट करें। यूजली पेरेंट्स जो है ना अच्छे को हाईलाइट नहीं करते बट बुरे को बहुत रोकते हैं। अच्छा, एक जिद के मुतालिक हम आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि हर घर में ऐसे ज़िद्दी बच्चे और ऐसी जिद जो है देखने को मिलती है। वो है बच्चे जिद करते हैं कि हमें मोबाइल दिया जाए, स्क्रीन टाइम हमें उसे उस वक्त ना चिढ़ा जाए, और वो स्क्रीन टाइम लेंगे तो ही खाना खाएंगे, तो ही स्कूल जाएंगे, तो ही सोएंगे। तो ये जो जिद है ये कितनी जेन्युइन जिद है और इसको कितना पूरा किया जाए, इसको टैकल कैसे किया जा सकता है? यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ये जेन्युइन जिद है बच्चे की। क्यों है? आप बच्चे को 2 साल में, बल्कि उससे भी कम 1 साल में ही फ़ोन की आदत डालते हैं। आपका एक फ़ोन जो है आपका एक प्राइवेट वो एसेट है, राइट। आप जब बच्चे को अपना फ़ोन उसके हाथ में देना शुरू करते हैं उससे क्या होता है कि बच्चा उस चीज़ को ऑन करने लगता है, क्योंकि बच्चे को बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ होते हैं, बच्चे को बाउंड्रीज सिखाते हैं, लिमिट सेट करते हैं। मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ अगर आपने फ़ोन 1-2 दफ़ा दे दिया बच्चे के हाथ में और बच्चा कोशिश करता है कि मुझे फ़ोन मिले, उसके बाद वो आपने बाउंड्री उसकी खुद ही ब्रेक कर दिया। अब वो जब भी आपका वो फ़ोन अपना फ़ोन समझ के लेगा कि ये मेरा फ़ोन है। अब उसमें पेरेंट्स को मैं स्पेशली ये कहती हूँ कि अगर आप ट्रैवलिंग में भी हैं तो कोई भी ऐसी बुक रीडिंग होती है, कोई भी ऐसी चीज़ें रख लें जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, टॉयज़ रख लें। हम स्क्रीन को जो है ना, हम समझते हैं हम हेल्पलेस हैं, स्क्रीन के बगैर, बच्चे को दिए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। वहीं से बच्चे की ट्रेनिंग डिसाइड कर लें कि दिन में 2 घंटे या 3 घंटे आपको स्क्रीन टाइम टीवी रख लें। अच्छा बच्चियाँ, जो जिद्दी बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बेजा जिद करते हैं, क्या वो जिद की वजह से वो जो असर होता है वो उनके दिमाग को भी होता है और उनकी जिस्मानी सेहत को भी होता है? हाँ बिल्कुल। आप देखें जो बच्चा जितना चिड़चिड़ा होता है वो जान नहीं पकड़ता, वो कुड़ता रहता है, वो सब कहते हैं कि बहुत जिद करता है, बहुत सड़ता है, इसलिए ऐसे ही है। एग्जैक्टली जब बच्चे बहुत जिद करना शुरू होते हैं ना तो उनके अंदर ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे उनके अंदर बड़ी बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और उकताहट सी रहती है। वो चीज़ों को एंजॉय नहीं करते। अब बच्चे की उम्र ऐसी है कि वो उसको हर छोटी छोटी चीज़ में तजस्सुस होता है, लर्निंग करता है वो, लेकिन जब ज़िद्दीपन आता है ना तो उसी लर्निंग के अंदर उसका हर चीज़ के अंदर ज़िद आना शुरू हो जाती है। अब देखिए इसीलिए हम देखते हैं मॉल्स में या डिफरेंट जगहों पर बच्चे फर्श पर लेटे इतना रो रहे हैं कि वो आसपास के भी लोग जो हैं उस चीज़ से मुतासिर हो रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वो बच्चा है वो माइंडफुल नहीं रहता, उसको बस अपनी
अपनी जिद ही नज़र आ रही होती है, उसको इर्द गिर्द चीज़ें नहीं फील हो रही होती, पेरेंट्स जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे होते, उसको लगता है बस मैं रोऊंगा और मेरी जिद पूरी हो जाएगी, और पेरेंट्स भी जब वो रोता है तो जिद पूरी करते हैं। अच्छा, ये जिद्दी चीज़ बहुत बच्चों की important इस्लाह के है। लिए 5 ऐसे कोई बेहतरीन तरीके, ऐसे बिहेवियर्स जो पेरेंट्स को करने चाहिए? जैसे मैंने शुरू में मेंशन किया कि बिहेवियर में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले उस ज़िद्दी बच्चे के बिहेवियर को देखें, वो आ क्यों रहा है। नंबर 2, आप ये देखें कोई आपने तो ऐसी चीज़ नहीं की जिसकी वजह, आपने कोई ऐसे डोंट्स वाली चीज़ तो नहीं फॉलो किए कि आपने स्क्रीन दे दी या आपने हर उसकी बेजा ख्वाहिश पूरी करना शुरू कर दी। नंबर 3, आप घर के अंदर ही खुद कितना गुस्सा शो करते हैं, खुद कितना चिड़चिड़ापन शो करते हैं, एक तो ये आपने देखना है। नंबर 4, आप बच्चे को बचपन से ही गुड बिहेवियर दिखाना शुरू करते हैं, जैसे बच्चे को प्लांटिंग सिखाते हैं, बुक रीडिंग की हैबिट डालते हैं, इंडिपेंडेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे की हैबिट्स और एक्टिविटीज़ को प्लान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 5 है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप बच्चे के साथ कम्युनिकेशन रखें, चाहे वो छोटा ही हो, उसकी एज के अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन उसके साथ ज़रूर रखें, बच्चा कनेक्ट करना सीखता है। अच्छा ये बताइए, ये कुछ एज ब्रैकेट भी थोड़ी सी हमें बता दें कि किस एज में जो ज़िद है इसको हम सीरियस लें, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे भी ज़िद करते हैं कि हमें ये चीज़ देंगे, ये टॉय देंगे तो हम चुप होंगे। कुछ बड़े हो जाते हैं बच्चे, वो स्कूल गोइंग होते हैं, समझदार होते हैं, वो बड़ी चीज़ मांगते हैं कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ हमें चाहिए, ये देंगे तो फिर मैं पेपर देने जाऊंगा या कुछ भी ऐसे इमरान जैसे बच्चे भी होते हैं, वो मासूम होते हैं। अच्छा देखिए, जो आपने एज की बात की ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो अभी हम देखते हैं 2.5-3 साल में ही बच्चे की ज़िद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। हम थेरेपिस्ट भी बच्चे की ज़िद पे काम करते हैं, वो इसलिए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो 5-6 साल में बहुत पक्के हो जाते हैं और वो ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग सीख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा सीख लेते हैं कि हमने कैसे लेके चलना है। तो जितने कम एज में आप स्टार्ट करते हैं, बच्चे की उतनी ही अच्छी पेरेंटिंग होती है और बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होती है जितना अर्ली आप करते हैं। अच्छा, जो बच्चों की बॉडी शेमिंग की जाती है, उनके सामने फेवरेटिज्म किया जाता है उनके बहन भाइयों से या किसी और से उनको मिलवाया जाता है, ये चीज़ें भी ज़िद का बायस बनती हैं? बिल्कुल बनती हैं। वो इसलिए कि आपने बच्चे की अपनी आइडेंटिटी पे अटैक किया, उसकी रिस्पेक्ट पे अटैक किया, उसकी अपनी जो ग्रोथ हो रही है आपने उसको क्वेश्चन किया है। और बच्चा जो है वो ये तो नहीं समझता कि ये क्या अच्छा है बुरा, उसको बस हर्ट फील होता है, वो उस हर्ट फीलिंग को हैंडल नहीं कर पाता। और वो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो कई दफ़ा हमारे पास जो अडल्ट क्लाइंट्स आते हैं वो डैमेज होते हैं बचपन में, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स किए होते हैं। तो कंपैरिजन किसी भी फॉर्म में अनटिल और अनलेस कि आपके यहाँ आपने तो इतना अच्छा काम किया, उसने भी ऐसा अच्छा काम किया, तो अलग चीज़ है। एक चीज़ मैं ऐड करूँगी पेरेंट्स के लिए कि कोई भी टेक्निक अगर आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसको एक हद तक अप्लाई करें। अगर कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना, तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ करें, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है जगह जगह सबके सामने बैठ के या बच्चे को ये फील कराने के लिए, कमतर फील कराने के लिए कि शायद कमतर फील कराएं तो वो एफर्ट करें, मोटिवेशन हो, तो ये तरीका गलत है। बच्चे को रियलाइज़ कराने के लिए आपको कनेक्शन बना के कंपैरिजन करना चाहिए, तब वो आपकी बात समझेगा। क्योंकि हम जो भी टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं उसका मकसद इस्लाह करना होता है, लेकिन अगर उस टेक्निक से इस्लाह करने के बजाय आप तकलीफ दे रहे हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, अगर बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है किसी भी एक चीज़ को लेकर, उसको पता है कि मैं क्रैंकी होऊंगा, मैं रोऊंगा तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर होकर मुझे वो चीज़ दे देंगे, तो ऐसी सूरत में माँ बाप को क्या करना चाहिए? किस तरह से वो अपने बच्चे को टैकल करें, किस तरह से उसको वो समझाएंगे ऐसे नहीं करते और ये चीज़ अच्छी नहीं है? इसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है जो हम क्लिनिक में भी अप्लाई करते हैं और पेरेंट्स को भी मैं गाइड करती हूँ कि आप बहुत कम एज में ना बच्चे को ऑप्शंस दें। ठीक है, कि आप ये जो आपको फीलिंग आ रही है, आप हर्ट हो रही है, उसको आप इस तरह भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। या आप ऐसे करोगे तो फिर मैं आपकी बात सुनूंगी, अगर आप ऐसे लेटोगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। और एक और चीज़, जितना ज़्यादा आप उसके लेटने पे फ्रस्ट्रेट होकर वो चीज़ देंगे, या एक पार्टनर दूसरे को कहेगा यार दे दो, क्या माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे की वो चीज़ पक्की होगी। ये तो होता बच्चे है की वो चीज़, बच्चा रो रहा है, अब उसको पकड़ा दो, माहौल ना ख़राब करो। यस, बिल्कुल, यस। मदर्स पे ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है कि क्या घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, ये बच्चे को जो है रुला रही हो, उसको ये चीज़ दे दो, उससे बच्चे की ना नफ्सियात और ख़राब होती है। तो एक पेरेंटिंग स्टाइल रखें, यूजली जो एक कर रहा है स्टाइल, पेरेंट्स बाकी जो घर के मेंबर हैं पेरेंट्स की उस चीज़ पे मुत्तफिक हों और उसके अंदर आप बच्चे की बाउंड्री सेट करें। जितनी अच्छी आप बाउंड्री सेट करते हैं ना, बच्चा फिर सीखता है उसमें, लेकिन जब बाउंड्री सेट नहीं होती तो बच्चा फिर डिसरिस्पेक्ट होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वजीहा ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि ज़िद का क्या इलाज है और जो बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं उनको क्या नुकसान तो बड़े होकर भी ज़िद्दी होते हैं और जो बड़े ज़िद्दी हो जाते हैं उनका क्या करने के, तो इनसे पूछा ही नहीं हमने। बहरहाल जाते जाते क्या टॉपिक बच्चों का था? पंजाबी एक मूवी थी, मैंने देखी। हाँ। मैंने तो नहीं देखी लेकिन नाम उसका देखा, वो नाम था ज़िद्दी गुज्जर। तो मुझे नहीं समझ आई कि उसने क्या सोच के ये नाम रखा होगा, वो गुज्जर कितना ज़िद्दी होगा और कितनी उसने तबाही मचाई होगी। इसी बात पर एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम के आखिर में इंतहाई अहम सेगमेंट है जो हमारे दिलों के सबसे ज्यादा करीब है। सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक ऐसे जोग्राफियाई खित्ते में वाक़ है जहां कुदरत ने इसे पुरफिजा सयाहती मकामात से नवाजा है जो पूरी दुनिया के लिए कशिश रखते हैं, और इनमें जनूबी पंजाब काबिल ज़िक्र है जिसका तारीख़ी, सकाफ़ती और जोग्राफियाई विरसा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इनमें चौलिस्तान जीप रैली सहराई सयाहत और सकाफत को 4 चांद लगाती है। इंटरनेशनल जीप रैली का 19वां सीज़न शुरू हो चुका है। ये रैली 2005 से हर साल सहराई चौलिस्तान में किला दरावड़ से शुरू होती है और इसमें सैकड़ों गाड़ियाँ और दीगर लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं और जीतदार लोग अपनी उलुल अज़मी का इनाम भी पाते हैं। बिल्कुल जी, चोलिस्तान जीप रैली वो वाहिद इवेंट है जिसमें खेल, सयाहत और तफरीही सरगर्मियाँ बेक वक्त मुयसर आती हैं। रैली के दौरान चौलिस्तान की सकाफत, तहजीब व तमद्दन, रहन सहन, खुराक और खाने और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सयाह यहाँ पर आते हैं और दिलचस्प होते हैं। बल्कि साबिका बरसगीर की अमीर तरीन रियासत बावलपुर के माजी के अगर बात करें हम रफ्ता की, तो अजीम सकाफती विरसे को भी उजागर करने का ये बायस है। इस मेगा इवेंट के दौरान रंगारंग मेलों, ठेलों और आर्जी बाज़ारों की गहमा गहमी, लोक मौसीकी की गूंज और लौक रक्स का शोर, आतिशबाजियों की चकाचौंध और रंग बरंगी रोशनियों का चिरागा बरपा रहता है। ख़ास तौर पर सहरा में लगाए गए महफूज कैंपों में शब बसरी, ऊंट और जीप पर शिकार तफरीक के लुत्फ को दुबाला कर देता है। शायकीन इस सफ़र के मुनफरिद तजुर्बे से लुत्फानंदोज होने के साथ चोलिस्तान के किला दरावड़ और शाही मस्जिद चोलिस्तान समेत कई दीगर खूबसूरत और तारीखी इमारतें और मकामात को भी देख सकते हैं। अगर आप भी सहराई सियाहत को पसंद करते हैं तो हमारा मशवरा है कि आप मेगा इवेंट को ज़रूर देखें, वहाँ पर जाएं और सहराई चोलिस्तान की सकाफत और सियाहत से लुत्फ अंदोज हों। बिल्कुल जी, ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है और अब तो जैसे आपने बताया मेरा भी दिल करना शुरू हो गया कि मैं छुट्टी के बाद वहाँ पहुँच जाऊँ और वहाँ देखूँ, क्योंकि वो बहुत मशहूर है जी। यहाँ पर हम देखते होते हैं, टीवी पे खबरें तो चलाते हैं। और वो जो जीप रैली का सारा मंजर होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो हमें आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।